आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं और बहुत ही सुंदरता से पूरा का पूरा पॉलिटी वन शॉट जो हमने बोला उसको ये सेकंड पार्ट है। आप अगर इतना कर लेते हो तो आपका कोई भी वनडे एग्जाम है क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। अगर एक दो पॉइंट्स इधर उधर होता है तो PYQ में हम लोग कवर कर लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप बिहार पुलिस दे रहे हो, बिहार दरोगा दे रहे हो, BSSC दे रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ इस एक वीडियो से प्रेसिडेंट से 2 क्वेश्चंस आपके दरोगा में आए थे और बिहार पुलिस अगर आप देखोगे तो पूरा जितना मैंने वीडियो बना दिया इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। बस पार्ट 1 जो कि बेहतरीन है, पूरा का पूरा आर्टिकल के थ्रू मैंने पूरा पॉलिटी को समझाया है, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम प्रेसिडेंट, लोकसभा, ये सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रेसिडेंट का बात करते हैं, ठीक है, और एक चीज़ और, आप लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि जब भी एक न्यू, ठीक है, एजुकेटर आता है यूट्यूब पे तो आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो अच्छे एजुकेटर है वो और निकल के आएंगे, नहीं तो क्या रहेगा, जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है। देखिए तो प्रेसिडेंट का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि भारत का प्रथम नागरिक, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे भारत का प्रथम नागरिक जो कहा जाता है वो हमारा राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये राष्ट्रपति होता है ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। कहा जाता है कि जो आपका जो आपका कार्यपालिका है, ठीक है, जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है, डेट मीन्स कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, तो ये भी याद रखिएगा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का एक मेन पार्ट है, ठीक है। तो जो ये एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, तो जो कार्यपालिका का क्या है आपका, क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कहा जाता है कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका जो हेड कौन होगा, तो हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। अब कार्यपालिका का आपका काम क्या है कि जो भी आपका विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, तो जो भी लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, तो आपका वो विधायिका करवाएगा, डेट मीन्स एग्जीक्यूटिव करवाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, तो आपको याद रखना है वो है प्रेसिडेंट। बट ये क्या होता है, बस नाम मात्र का हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है। मैन हेड कौन करता है, तो आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो काम करता है किसके इशारे पे काम करता है, ठीक है, किसके इशारे पे काम करता है, तो ये है आपका PM, या कह सकते हो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हेड है, बट वास्तविक हेड कौन है, तो वास्तविक हेड आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर होता है कार्यपालिका का, ठीक है, याद रखिएगा। देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्र अध्यक्ष, या आपका देश का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट को। अब जो हमारा देश को हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देश का जो प्रथम और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब वो चुना जाता है इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, बट ये चुना जाता है, ठीक है। यहाँ राजतंत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग का देश क्या है, रिपब्लिक है। तो गणतंत्र का प्रमुख होता है, हेड ऑफ रिपब्लिक होता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, देश का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा आपने ये समझा कि ये हेड ऑफ आपका एग्जीक्यूटिव होता है, बट वास्तविक हेड कौन होता है, PM होता है, क्योंकि ये जो भी काम करेगा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे या PM के रिकमेंडेशन पे ही काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट्स पे। सबसे पहला अनुच्छेद इसका आता है 52 में बताता है कि देश का, मैंने क्या बोला, देश का एक क्या होना चाहिए, आपका प्रेसिडेंट होना चाहिए। पोस्ट के बारे में बताता है, किसके पोस्ट के बारे में, तो प्रेसिडेंट के। तो आपको सिंपल पूछ दिया जाएगा प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट किसका, यूनियन का भाग है, संघ में आता है, आपने सुना होगा संघ, पार्ट 5 में है, ठीक है। क्या है, पार्ट 5 में है आपका, मतलब जो कौन सा भाग में है, पार्ट 5 में आपका संघ है। तो संघ का एक इंपॉर्टेंट भाग है आपका प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 52। तो पोस्ट किस में बताया गया, पद के बारे में किसके बताया गया, 52, ठीक है, याद रखिएगा। 53 आपको मैंने अभी बताया कि एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, ठीक है, आपका कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। तो 53, मेरी बातों पे आप ज्यादा ध्यान देना ताकि आपको मजा आए, मजा इन द सेंस आपको इंटरेस्टिंग लगे चीजें, ठीक है, आपको ये ना लगे कि बस रट रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो 53 इसमें क्या बताया, 52 में सबसे पहले पोस्ट के बारे में बताया। 53 में क्या बताया, पोस्ट तो मिल गया, अब पावर के बारे में। तो इनका जो भी कार्यपालिका शक्ति है उनके बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर जो बताया गया है वो आपका कार्यपालिका जो शक्ति बताया गया है वो 53 में बताया। पर मैं फिर से मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी ये अपना शक्ति यूज करेगा, ठीक है, ये किसके थ्रू करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या PM के थ्रू ही ये यूज करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका एग्जीक्यूटिव पावर किस में है, तो कार्यपालिका में है, मतलब कार्यपालिका शक्ति किस में है, तो आर्टिकल नंबर 53। अब 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन तो सिर्फ इस वीडियो से, सिर्फ प्रेसिडेंट से था, आपका दरोगा वाला। देखिए
54 बताता है इसका निर्वाचन। निर्वाचन मतलब इनका जो निर्वाचन मंडल होगा आखिर उसमें कौन कौन होगा, क्या बताता है, तो निर्वाचन मंडल। सिर्फ निर्वाचन याद मत रखना, निर्वाचन मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, दैट मीन्स निर्वाचन मंडल में इनका कौन कौन शामिल होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा निर्वाचन मंडल, इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो आपको याद रखना है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, विधानसभा नॉट विधान परिषद, प्लस यूनियन टेरिटरी। में बताता हूं, देखो लोकसभा के जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्या मनोनीत नहीं हुआ है। ऐसे भी मनोनीत वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया गया, आपको पता होगा, कोई भी मनोनीत नहीं किया जाता आप लोकसभा में, पहले किया जाता था। तो लोकसभा के जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर है, मतलब जो चयनित होकर आए हैं, इलेक्शन लड़ के आए हैं। राज्यसभा में भी मनोनीत वाले नहीं, जो इलेक्ट होके आए हैं। और राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, विधानसभा के मेंबर करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कौन करते हैं, विधानसभा के मेंबर करते हैं। तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा के जितने भी हमारे देश के जो विधानसभा हैं उसमें मनोनीत नहीं, सबके इलेक्टेड मेंबर जो चयनित होके आए, प्लस यूनियन टेरिटरी में याद रखना है दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी याद रखना है, इनको भी अलाउ है कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो भी उनके आपके लेजिस्लेटिव होंगे, ठीक है, वहां के भी जो एमएलए हैं उनको भी अलाउ है इनका। तो वोट कौन देगा इनका, जल्दी से बताओ। तो वोट देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर भी संभावित है, आगे चल के उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी, ये जितने भी हैं, ठीक है, इनके इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, जो चयनित होके आए हैं, मनोनीत नहीं होके आए हैं, वो इनके इलेक्शन में भाग लेंगे। अच्छे से याद रखना, ठीक है। जब इनको हटाने का बात आएगा, जिसको हम लोग यहीं में कवर कर देता हूं, जब इनका इंपीचमेंट का बात आएगा, मतलब इनका हटाने का प्रोसेस हमने कहां से लिया है, तो यूएस से लिया है। यूएस से लिया है, यूएस के संविधान से लिया है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस जो है, ये हमने कहां से लिया है, हमने यूएस से लिया है, ठीक है। तो इंपीचमेंट किस में मेंशन है, ठीक है, इनको हटाने का महाभियोग तो 61 है। जब इनको हटाना होगा तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोग ही इसमें शामिल होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। और लोकसभा राज्यसभा के सब लोग, मनोनीत भी और आपका चयनित भी सब लोग। तो याद रखिएगा, हटाने के समय कौन कौन है, लोकसभा राज्यसभा के सब लोग, और चयनित करने के समय मतलब इलेक्ट करने के समय कौन कौन है, याद रखिएगा। ये 61 में है और ये आपका 54 में है, याद रहेगा। चलिए, तो ये है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद 55 क्या बोलता है, 55 ये बोलता है कि इसका मैनर क्या होगा, मतलब निर्वाचन की रीति क्या होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्विकली मैं समझा देता हूं ताकि आपको। तो 55 में ये बोलता है कि इनका जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैं समझा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद गुप्त मतदान होगा। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। अभी बस इतना याद रखना, आपको ये इतना पूछा नहीं जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि इनका जो निर्वाचन का रीति है किस में है, तो आपको याद रखना है 55 में है, जिसमें क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद गुप्त मतदान होता है। उसके बाद है आपका 56 बोलता है कि 5 साल रहोगे कि 6 साल रहोगे, मतलब वो कितने साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो पदावधि जो है, ठीक है, पदावधि जो है, ठीक है, कि कितने साल तक वो बना रहेगा, वो 56 में मेंशन है, याद रखिएगा। तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक वो बना रह सकता है। अब कुछ पॉइंट जो मैं यहां बोलूं, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि 5 साल तक बना ही रहेगा, हो सकता है कि 5 साल से पहले भी रिजाइन कर दे। और जब ये रिजाइन करेगा, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, तो याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को। हमेशा याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और जब ये अपना रेजिग्नेशन दे देगा, 6 महीना के अंदर आपको फिर से क्या है, आपको इलेक्शन करवाना होगा, आपका विदिन 6 मंथ इलेक्शन करवाना होगा। अच्छे से याद रखना। तो जैसे ये 6 महीना फिर कौन काम करेगा, तो यहां जो 6 महीना आपका काम करेगा वो आर्टिकल 65 में बताया गया है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, एकदम कनेक्ट करते हुए चलना। आर्टिकल 65 क्या बोलता है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बन के आएगा, तो आर्टिकल 65 में बताया गया सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को चांस मिलेगा, ठीक है, यहां समझ में आया। अब मान लीजिए इलेक्शन, मैंने बताया रिजाइन किसको देगा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट इसके बारे में फिर से लोकसभा स्पीकर को इन्फॉर्म करता है। अब देखिए एक आर्टिकल आता है 71, मान लीजिए कि इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो इसको सॉल्व कौन करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने। तो ऑल इशू
इलेक्शन से रिलेटेड इनका जो भी इशू आएगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो उसका इशू को हैंडल कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल नंबर 71 बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसका जो इशू है कौन हैंडल करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो 56 में क्या बताया गया, इनके पदावधि के बारे में बताया गया, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है 57 क्या बोलता है कि एलिजिबिलिटी, मतलब आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कितने बार नॉमिनेट हो सकता है, एक प्रेसिडेंट भारत में कितना बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तो याद रखिएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट बना रह सकता है। एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन मतलब वो पूर्णकालिक, मतलब कितनी बार भी वो आपका बना रह सकता है, कैन बी एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम मतलब कितनी बार भी अगर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 8 मतलब 8 को कैसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। 8 मतलब एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आप, ठीक है, आप प्रेसिडेंट बन पाओगे, तो सबसे पहले आपका एक भारतीय होना जरूरी है। एज आपका कितना रहना चाहिए, कम से कम 35 साल रहना चाहिए, याद रखिएगा, गवर्नर के लिए भी 35 साल और आपका प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, ठीक है। और याद रखिएगा आपके अंदर क्या होना चाहिए, आप इतना योग्यता होना चाहिए कि आप लोकसभा का भी मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, एज 35 साल होना चाहिए और इतना आपके अंदर योग्यता होना चाहिए कि आप क्या लोकसभा के भी मेंबर बन पाओ। तो मतलब एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब आपका योग्यता इतना है कि आप लोकसभा का मेंबर भी बन सकते हो, ये भी एक आपका ये है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको बनना है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक आपको याद रखना है, 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक दोनों होना चाहिए। 50 प्रस्तावक जो सबसे पहले आपका नाम रेकमेंड करेंगे और 50 अनुमोदक जो उस नाम को और आगे लेके जाएंगे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो कम से कम 100 MP का आपको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, याद रखिए, कम से कम 100 MP का आपको सपोर्ट चाहिए होता है। वो दोनों हाउस से, किसी भी हाउस से हो सकते हैं या मिला के भी हो सकते हैं। तो 50 प्रस्तावक कितना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपको चाहिए, 100 MP का आपको सपोर्ट चाहिए। और जब आप इस इलेक्शन में खड़े हो गए, ये दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन खड़ा होता है तो उसको कुछ सिक्योरिटी मनी डालना पड़ता है, कितना, तो 15,000 रुपया आपको सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपका जितना भी वोटिंग हुआ है उसमें अगर 1/6 भाग अगर आपको नहीं मिलता है तो इस सिक्योरिटी मनी भी वापस आपको नहीं दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी मनी कितना, 15,000। एलिजिबिलिटी मैंने क्या बताया, भारत का नागरिक हो, एज 35 साल हो, लोकसभा के मेंबर बनने के लायक हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक उनके सपोर्ट में हो, मतलब 100 MP उनके सपोर्ट में, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको कम से कम इतना होना चाहिए आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए। एक चीज ध्यान देना, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं कि आपको इतना पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं। तो आप भी बन सकते हो, ठीक है, क्लास 5 का कोई बन सकता है, बट ये सब ये आपको ये करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो मैं बताऊं उस पर फोकस करना, जहां छोड़ दो। 60 के बारे में, ओथ के बारे में बताया गया। इनको ओथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस दिलाएगा, चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाते हैं, तो ये, तो ओथ के बारे में किस में बताया गया, 60 में बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं इनका हटाने का जो बात आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं महाभियोग। हटाने का जो इसका प्रक्रिया हमने कहां से लिया, मैंने अभी समझाया, यही लिया हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया है, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इंपीचमेंट महाभियोग किस में है, तो 61 में है। कहां से हमने ये प्रोसेस लिया है, तो यूएस के संविधान से हमने ये लिया है, ठीक है। अब याद रखिएगा जो पॉइंट बोलो, सबसे पहले महाभियोग कौन से हाउस में लाया जाएगा, लोकसभा की राज्यसभा, तो याद रखिएगा किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। बट जब इनके अगेंस्ट में आपका इंपीचमेंट लाया जाता है तो उससे पहले ही, कितने दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप तैयार रहिए, ठीक है। 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट में क्या महाभियोग लाया जा रहा है, तो 14 दिन पहले उनको क्या कर दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी हाउस में उनके लिए क्या होता है, आपका क्या लाया जाता है, आपका महाभियोग का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाता है, किसी हाउस में भी लाया। और मान लीजिए कि दोनों हाउस में 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है तो फाइनली इनको क्या होता है, रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है, याद रहेगा। और मैंने क्या बताया था, इनका महाभियोग में कौन कौन शामिल होगा, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे आपका नॉमिनेटेड हो, चयनित हो या मनोनीत हो, अच्छे से ये सब चीज समझ के रखना। और एक पूछा जाता है कि इनका महाभियोग जो प्रक्रिया है किस टाइप की प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अच्छे से याद रखना, अर्ध न्यायिक, डेट मीन्स क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। कैसा है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। और यहां से ये सब ये वाला पूछा गया था, ठीक है, कि उनके कौन कौन भाग, महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर, ठीक है।
निर्वाचन के बारे में मैंने बताया था कि निर्वाचन का ये तरीका क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, गुप्त मतदान। ये सब चीज़ मैंने आपको समझा के रखा है। अगर आप प्रेसिडेंट वाला वीडियो डिटेल वाला अगर आप देखोगे, अभी आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने बताया था कि अगर इनको हटाया जाता है तो 6 मंथ के अंदर फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको नया प्रेसिडेंट को चुनना पड़ेगा। और आर्टिकल 65 के अंदर क्या बताया गया, तब तक टेम्प्रोरी 6 महीना के लिए कौन काम करेगा, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है टेम्प्रोरी, ऐसे टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो 65 में, ठीक है। 55 मैंने बता दिया कि उसका जो निर्वाचन का विधि क्या होगा, तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, गुप्त मतदान होगा, ठीक है। एक बार देख लेना बस, ठीक है, अभी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये सब चीज़ मैंने आपको करवा दिया कि निर्वाचन मंडल में उनका कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। योग्यता क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, 35 साल होगा, लोकसभा सदस्य, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं ऑलरेडी जॉब करते हुए नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावों का 50 अनुमोदक होना चाहिए। कितना, ये दरोगा में आ चुका है, 15,000 रुपया उनको राशि जमा करना पड़ता है, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं हम लोग कि जो भी उनका वोट देंगे, ठीक है, जो भी उनको वोट देंगे, सिंपल है, मैंने बताया था जब उनका चयन होगा तो उसमें वोट कौन देंगे, वोट आपको देंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस आपका दिल्ली और पुडुचेरी के लोग, मतलब विधानसभा के लोग। अब देखो एक विधायक का, ठीक है, एक विधायक दैट मीन्स कोई मान लीजिए कोई बिहार का कोई एमएलए है, ठीक है, तो उसका एक वोट का वैल्यू क्या होगा और एक सांसद का वोट का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ 1 एमएलए सीट, तो मान लीजिए कि राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए बिहार का किसी एक एमएलए का आपको वोट का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ का मान लीजिए 2011 की जनगणना से के हिसाब से 10 करोड़ 40 लाख के अराउंड आपका क्या है, पॉपुलेशन है। और राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, अब देखो राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो निर्वाचित विधानसभा का अगर हम लोग बात करते हैं तो विधानसभा में हमारे यहाँ कितना सीट है, तो 243 है, 243 है, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या हमने लिख दिया 10 करोड़ 40 लाख के, 10 करोड़ 41 लाख होगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि 10 करोड़ 40 लाख 90,452 था ना टोटल, ठीक है, तो 10 करोड़ 41 लाख के अराउंड है। तो राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ कितना है, राज्य विधानसभा में कितना है, 243 है, 1/100 कर देंगे, 1/1000, तो ये निकलेगा। बहुत डिटेल में इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाता, ठीक है, बट समझ लो, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक सांसद का, एक एमपी का, मान लीजिए कोई लोकसभा का मेंबर वोट करता है या राज्यसभा का, तो उसका वैल्यू कैसे, तो सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत का मूल, तो जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उसका कुल विधायकों का जो वैल्यू आया, मत का जो वैल्यू आया, डिवाइडेड बाय संसद की कुल निर्वाचित सदस्य, संसद में कितने आपके निर्वाचित, टोटल जो संसद में कितने निर्वाचित आपके सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, ठीक है। तो राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य, इसमें यूनियन टेरिटरी भी होगा, ठीक है, जो हमने आपको बताया था, प्लस संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, तो यही, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो एक सांसद का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इम्पीचमेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग, जिसको आर्टिकल 61 में बताया गया है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद राष्ट्रपति को मैंने बताया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिखाता है। कोई भी इनके राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 में बताया गया है। त्याग पत्र अपना किसको देंगे, तो आपको ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट इसके बारे में लोकसभा स्पीकर को बताता है। राष्ट्रपति का रिक्त अगर खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर उसको क्या करना है, फिर से भरना होता है इलेक्शन करा के। टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 65 में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पहले बनेगा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है क्या होगा, वो आपका प्रेसिडेंट के पद पे आएगा, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस था जो प्रेसिडेंट के पद पे बैठा था, तो आप कमेंट करना, मैंने बहुत बड़ी चीज़ बताया है। अब देखा, अब इनकी कुछ शक्तियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर शक्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो शक्ति इनका एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो शक्ति है, जो कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 53 में है, जो कि क्या करता है,
ये आपका अपने अधीनस्थ जितने भी हैं जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू है उसको यूज करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो होता है इसको इनका क्या होता है अपॉइंटमेंट का पावर आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उससे पहले याद रखिएगा कि जो भी काम होगा, ठीक है, मतलब कार्यपालिका का जो भी काम होता है, यहाँ देखिए कि समस्त कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ये अनुच्छेद 77 में मेंशन है। तो नाम इसका होता है एग्जीक्यूटिव पावर किसमें बताया गया, 53 में बताया गया कार्यपालिका का शक्ति, बट उनका नाम बस यूज होता है, ठीक है, कि समस्त कार्यकारी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होगा इनके ही नाम पे होगा। आर्टिकल 77 में बताया कि ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बस दो कार्यपालिका में दो, एक 53 और एक 77। अब इनका अपॉइंटमेंट का पावर, नियुक्ति, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं आर्टिकल 75, ठीक है, आपको पता है। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और साथ ही साथ अन्य जितने भी आपके मंत्रीगण होते हैं उनको नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है, तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि यही याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 में ही बताया गया है प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेगा और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे क्या होगा, बाकी जितने भी आपके मंत्रीगण हैं उसको भी नियुक्त करेगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, आप सबको पता है अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको नियुक्त कौन करता है, तो यही करते हैं। और अटॉर्नी जनरल का समय काल भी फिक्स नहीं रहता, ये जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ही अपने पद पे बने रहते हैं। प्रेसिडेंट चाहेंगे मतलब कौन चाहेंगे, तो आपका कैबिनेट जो आपका मिनिस्टर है जो उनके सलाह पे ही ये काम करते हैं। तो जो पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखा जाता है कि अटॉर्नी जनरल कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जब तक आपका प्रेसिडेंट चाहे, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल को 76 आर्टिकल में अपॉइंट करते हैं। कैग मैंने बहुत अच्छे से बताया, कैग के बारे में 148 आर्टिकल इनको नियुक्त करते हैं। आपके जितने भी जो न्यायाधीश है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति ये करते हैं। पर मैंने एक चीज आपको याद करवाया था कि ओथ इनको कौन दिलवाते हैं, तो गवर्नर दिलवाते हैं। वित्तीय आयोग आप सबको पता है हर 5 साल में वित्तीय आयोग का गठन करते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उनको भी नियुक्त यही करेंगे, आर्टिकल 324। और याद रखिएगा अंतर्राज्यीय आपका जो काउंसिल होता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है जो अनुच्छेद 263 में है, अच्छे से याद रखना। तो अंतर्राज्यीय परिषद का भी जो गठन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ही करता है अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है। उसके बाद है एक इनका स्पेशल पावर होता है, वो याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में अगर किसी भी एरिया को, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वो ये कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य का कोई भी एरिया को अनुसूचित अगर क्षेत्र घोषित करना है तो कौन कर सकते हैं, तो वो आपका प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जब करेंगे तो उस स्टेट का जो गवर्नर है उससे भी कंसर्न कर लेते हैं। तो किसी भी एरिया को अगर आपको अनुसूचित SC शेड्यूल एरियाज अगर आप घोषित करना है, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, अच्छे से याद रखा। और उसके प्रशासन का भी देखभाल कर सकता है, ठीक है। अब कुछ इसके विधायक शक्ति देखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। सबसे पहले देखिए लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या, देखिए लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ रिलेटेड जो भी इनका पावर होगा। सबसे पहले लॉ कहाँ बनता है, तो लॉ जो बनता है, कानून जो बनता है वो बनता है आपका कहाँ, लोकसभा में बनता है मेनली, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का भी उसमें सहमति चाहिए होता है। तो याद रखिएगा संसद में सब आ गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गया, ठीक है। तो संसद का जो सत्र होता है, ठीक है, उसको स्टार्ट, देखो आर्टिकल इस तरीके से मैं करवाता हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। देखो आर्टिकल 85 आपको याद रखना, आर्टिकल 85 ये बोलता है कि संसद का सत्र का स्टार्ट करना, आहूत करना या सत्रवासन करना या आपको उसको खत्म करना या उसको विखंडित करना यानी कि डिसोल्यूशन करना। याद, मैं फिर से कहता हूं, समून मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। प्रोगेशन मतलब उसको एंड करना। मान लीजिए कोई सत्र स्टार्ट हुआ, आपको पता है आपने सत्र पढ़ा होगा, अलग अलग सत्र होते हैं आपके पार्लियामेंट के, संसद के, तो उसको स्टार्ट कौन करवाएगा, आहूत, तो प्रेसिडेंट करवाएगा। उसको एंड कौन करवाएगा, तो प्रेसिडेंट करवाएगा। और मान लीजिए कि उसको बीच में ही, ठीक है, खत्म करना हुआ, मान लीजिए बीच में, बोलते हैं ना कि हर 5 साल जो लोकसभा है 5 साल चलता है, बट इसको बीच में भी क्या किया जा सकता है, इसको विखंडित किया जा सकता है। तो कौन ये कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ठीक है। पर प्रेसिडेंट किसके इशारे पे करेगा, ये जो भी इशारा वो करेगा, मेनली ये जो किया जाता है वो आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्रीगण होते हैं, उनके इशारे पे ही काम किया जाता है। बट वहां वो पीछे का बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि आर्टिकल 85 के थ्रू संसद का आहूत हो, सत्रवासन हो या विखंडन हो, सुमोन हो, प्रोग्रेशन हो या डिसोल्यूशन हो, आर्टिकल 85 के थ्रू कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, आपका PM के रिकमेंडेशन पे या आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन। उसके बाद आता है 85 के बाद याद रखिएगा, 85 तो मैंने बोल दिया स्टार्ट, एंड या डिसॉल्व। उसके बाद 87 क्या होता है, ये स्पेशल
जब सत्र का शुरुआत होता है, मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ, जैसे ही सत्र का शुरुआत हुआ तो उसमें क्या करते हैं, ये संबोधित करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइंड करके। तो 87 में क्या बताया गया, यही बताया गया है कि कंबाइंड एड्रेस करते हैं आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है। प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र या प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र में ये क्या करते हैं, कंबाइंड दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है संयुक्त अधिवेशन। आपको पता है संयुक्त अधिवेशन हमने कहाँ से लिया है ये कंसेप्ट, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कौन से अनुच्छेद में है, 108 में है, ठीक है। याद रखिएगा जो ये जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको बुलाता कौन है, आहूत मतलब स्टार्ट कौन करवाता है, बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बुलाता तो ये है, बट इसका चेयरमैन कौन होगा अगर मैं पूछूं, ठीक है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन है तो संयुक्त अधिवेशन का चेयरमैन कौन होगा, तो लोकसभा का स्पीकर होगा। बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। बट याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन हम लोग मनी बिल, जो कि आपको पता है मनी बिल और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इन दोनों में नहीं बुलाया जा सकता है। मनी बिल, धन विधेयक और आपका संविधान संशोधन विधेयक में आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिए। अब कुछ और पावर है, जैसे कि बिल हो गया, मान लीजिए कोई बिल आता है, ठीक है, कोई बिल आता है, स्पेशली अगर मैं बिल का बात करूं, कोई भी अगर मनी बिल, कोई भी बिल जो मनी बिल से रिलेटेड है, मतलब आपका धन विधेयक से रिलेटेड है, तो उसको लोकसभा में लाने से पहले, ठीक है, उसको लोकसभा में लाने से, ऐसे मनी बिल लोकसभा में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रूलिंग पार्टी लेके आती है, तो जो भी मनी बिल है, धन विधेयक है, लाने से पहले क्या होता है, आपको प्रेसिडेंट का क्या लेना पड़ता है, आपका परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए प्रेसिडेंट मनी बिल को कभी भी वापस नहीं कर सकता है, उसको साइन करना ही होता है। तो याद रखिएगा, मनी बिल को लाने से पहले लोकसभा में प्रेसिडेंट का क्या लेना पड़ता है, इजाजत लेना पड़ता है। उसी प्रकार हर साल बचत आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय, ठीक है, स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट बोला जाता है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं, वो भी जब आएगा, ठीक है, 112 आर्टिकल वो भी आएगा, तो पहले आपको क्या होता है, लोकसभा में ही आएगा वो, ठीक है, और वो क्या प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करके ही लाया जाता है। कौन लाएगा, रूलिंग पार्टी जो होगा। तो एक आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 111, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है, ठीक है। आर्टिकल 111 ये बोलता है, ठीक है, कि कोई भी बिल अगर आपको प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो दो चीज कर सकता है, आइदर उसको एसेंट कर दे, तो आपको पूछा जाएगा एसेंट ऑफ बिल किसमें बताया गया है, बिल का स्वीकृति प्रदान करना किसमें बताया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो आर्टिकल 111। दूसरा वो कर सकता है, क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, उसको पूर्ण विचार के लिए भेज दे, बट जब वो पूर्ण विचार होकर वापस आएगा तो उसको वो साइन करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। तो क्या कर सकता है, एसेंट कर सकता है, पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है, बट मनी बिल के केस में वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली आपको साइन करना पड़ेगा धन विधेयक के रूप में उसको डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि धन विधेयक जो आया था वो उसी के क्या पूर्ण मतलब पहले उनसे पूछ के लाया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, एसेंट ऑफ बिल, ठीक है, मतलब बिल को एसेंट कर सकता है, स्वीकृति दे सकते हैं, या उसको दूसरा कंडीशन हो सकता है लौटा सकते हैं आर्टिकल, बट ये मनी बिल के केस में नहीं होगा। 108 संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद है ऑर्डिनेंस। आपको मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में आपको समझाया था। ऑर्डिनेंस क्या होता है, मान लीजिए कि सत्र जो है आपका लोकसभा अभी सत्र में नहीं है और अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है, ऑफ चल रहा है, तो अगर उस समय कुछ इमीडिएट कानून बनाना होता है तो क्या लाया जाता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ठीक है, अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश याद रखिएगा, जो आपका प्रेसिडेंट लाता है 1, 2, 3 के अंदर लाता है, और जो गवर्नर है वो 213 के अंदर लाता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज ऑर्डिनेंस। और याद रखिएगा, मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस लाया गया, कोई कानून बनाया गया, ठीक है, तो जैसे ही आपका लोकसभा मतलब या पार्लियामेंट जो है संसद जैसे ही खुलेगा, उसको 6 सप्ताह के अंदर पास करवा लेना है, ठीक है, दोनों सदन से। अगर नहीं करवाओगे तो जो लॉ बना था वो क्या हो जाएगा, जो कानून बना था आपका अध्यादेश के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका 143, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। 143 क्या बोलता है, ये सिर्फ आपको याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही ये चीज वो कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता है कि वो हाई कोर्ट के साथ करे। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक एडवाइजरी पावर होता है कि किसी भी, ठीक है, लॉ संबंधित, कानून संबंधित वो जानकारी क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ले सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो कानून संबंधी जानकारी ले सकता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है, फिर से मैं बोलता हूं, पर जरूरी नहीं है कि वो जो कानून का सलाह देंगे कि वो माने। तो एडवाइजरी पावर जो है प्रेसिडेंट का, आपको याद रखेगा, परामर्श लेने का जो शक्ति है वो 143 में बताया गया। अब यहां से बहुत अच्छे से याद रखेगा, क्षमादन शक्ति, ठीक
ठीक है, जो कि आपका गवर्नर का 161 में है और आपका प्रेसिडेंट का 72 में। यहां भी आपका 2400 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था दरोगा, उसमें ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए इसको मैंने कैसे याद रखा है। ठीक है, और आप भी इसी तरीके से याद रखना। ठीक है, देखो तो जो क्षमादान का शक्ति होता है याद रखिएगा। ठीक है, क्षमादान का शक्ति में याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या कोर्ट मार्शल पे क्या अपना फैसला सुना सकते हैं प्रेसिडेंट? कोर्ट मार्शल स्पेशली आर्मी लोग के लिए होता है, तो आप बोलोगे यस। क्या आपका डेथ पेनल्टी, जो मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो क्या उसमें भी वो माफ कर सकते हैं? तो आप बोलोगे यस। बट याद रखिएगा जो आपका गवर्नर होता है, जो आर्टिकल 161 के थ्रू अपना क्षमादान शक्ति के बारे में इसके बारे में बताया गया है, वो मृत्यु दंड को खत्म नहीं कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो 72 में आपका क्षमादान शक्ति बताया गया है प्रेसिडेंट का और 161 में गवर्नर का। सबसे 5 तरीके का क्षमादान शक्ति। एक है आपका पार्डन याद रखना, कोई भी आपको क्या दिया गया, आपको दंड दिया गया, अगर आपको पूरी तरीके से क्षमा दे दिया गया, पूर्ण मुक्त कर दिया गया, जाओ ठीक है तुम फ्री है, तो वो हो जाएगा आपका पार्डन। दूसरा होता है आपका कम्यूटेशन, या जिसको हम बोलते हैं लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि आपका जो नेचर है, मान लीजिए कि आपको फांसी का सजा दिया गया, तो आपने गुहार लगाया आपके प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने क्या बोला, ठीक है फांसी की जगह इसको क्या कर दो, उम्र कैद कर दो। तो इस कंडीशन में जो आपका उसका क्षमादान का जो लगता है वो लघुकरण लगता है, कम्यूटेशन लगता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें नेचर चेंज हो जाता है, मतलब जो सजा का जो नेचर है वही चेंज हो जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, नेचर चेंज हो गया। उसके बाद जैसे मृत्युदंड को क्या है, कारावास में चेंज कर दिया। उसके बाद होता है रिमिशन, परिहार। तो परिहार में याद रखिएगा यहाँ नेचर चेंज नहीं किया जाता है। कोई ऐसा कंडीशन, मान लीजिए कि आपका 10 साल का आपका जेल हुआ, तो आपने गुहार लगाया, ठीक है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगा, तो क्या करेगा, इसको 5 साल में चेंज कर देगा। तो सजा वही है यहाँ, ठीक है, बट क्या है, आपका ईयर चेंज कर दिया गया, उसको अवधि कम कर दिया गया। तो यहाँ नेचर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा नेचर सेम है सजा का। पहले भी आप कारावास में थे, अभी भी कारावास में, बस आपका क्या कर थोड़ा कम कर दिया गया। तो याद रखना लघुकरण में नेचर चेंज किया जाता है, तब ये लगेगा। जब पूरा माफ कर दिया जाएगा तब पार्डन लगेगा। और जब आपका ठीक है नेचर चेंज नहीं किया जाएगा, बस अवधि को कम कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिमिशन लगेगा। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद होता है विराम या रेस्पाइट से रेस्पेक्ट दिमाग में आता है। ठीक है, तो रेस्पेक्ट कब, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो लगाया जाता है विशेष परिस्थिति में, मान लीजिए कि कोई दिमागी रूप से पूरी तरीके से क्या है आपका, मतलब ठीक नहीं, पागल है, ठीक है, या कोई महिला जो है गर्भ अवस्था में है, ठीक है, तो इस समय क्या होता है, सजा कम करना होता है, ठीक है, या उसके कंडीशन से सजा डिसाइड थोड़ा किया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस में, जैसे कि गर्भावस्था आदि के कारक हो गए, ठीक है, तो स्पेशल केस कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जहां एज ए ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमैनिटी के तौर पर यहां देखा जाएगा। तो याद रखिएगा स्पेशल केस में रेस्पेक्ट, गर्भावस्था में तो रेस्पेक्ट तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में होता है आपका प्रलंबन। ठीक है, लंबन मतलब प्रलंबन मतलब एकदम रोक के रखा हुआ है। रिप्राइव मतलब मतलब क्या होता है, रिप्राइव, फिर से सोचना पड़ेगा। जो ये प्रलंबन जो होता है, लंबन कर दिया, एकदम लंबा खींच दिया, क्यों, अरे भाई उसको फांसी का सजा। तो जब फांसी का सजा किसी को दे दिया जाए, उसको अस्थायी रोका जाता है किसी कारण से। मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास गया, उसको अस्थायी कारण से रोक दिया गया कि ठीक है एक बार जांच और करवा लो। ठीक है, तो अस्थायी जो रोक होता है फांसी के सजा पे, स्पेशली ये डेथ सेंटेंस के लिए एक्चुअली दिया, ये वाला लाया जाता है, तो वो है आपका रिप्राइव। तो याद रखिएगा पहला है पार्डन, ठीक है, जिसमें पूरा खत्म, आप फ्री हो। कम्यूटेशन, जिसमें आपका नेचर चेंज कर दिया गया, ठीक है, और आपका रिमिशन, परिहार, इसमें क्या करते हैं, अवधि कम कर दिया गया। रेस्पेक्ट आपने दिया था, रेस्पाइट, विराम जिसको बोला जाता है, तो इसमें स्पेशल केस। और प्रलंबन, रिप्राइव, इसमें मृत्युदंड से रिलेटेड चीज है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी पावर के बारे में इसका। ठीक है, इमरजेंसी आपको पता है, इमरजेंसी किसी भी तरीके का इमरजेंसी हो, चाहे आपका राष्ट्रीय हो, चाहे आपका राष्ट्रीय हो, चाहे मतलब आपका राज्य वाला हो, चाहे आपका वित्तीय हो, ये जो भी लगाएगा, ठीक है, ये जो भी लगाएगा प्रेसिडेंट ही लगाएगा। ठीक है, बट ये किसके रिकमेंडेशन पे लगाएगा, सिंपल सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रीगण के रिकमेंडेशन पे ये लगाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले आपका राष्ट्रीय आपातकाल किसमें बताया गया, 352 में बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा।
उसके बाद राष्ट्रपति शासन, या इसको हम लोग स्टेट प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, या प्रेसिडेंट रूल भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा जो आपका अनुच्छेद है रद्द नहीं होता है, तो 21, 20 और 21 जो है आपका ये वाला जो अनुच्छेद है आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये 20 और 21 जो है रद्द नहीं होता है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1962, 1971 और 1973, ठीक है। 1962 इंडिया एंड चाइना, 1962 इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है। 1971 पाकिस्तान के हुआ था, क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाना था। क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया था कि जो बांग्लादेश है एज ए कंट्री कब फॉर्म हुआ था, तो 1971 में हुआ था, क्योंकि 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के लिए हम लोग ने मेहनत किया था, वही बांग्लादेश आज हीरो बन रहा है, ठीक है, यही है, ठीक है। और उसके बाद एक हुआ था 1975 में, जो इंदिरा गांधी ने लगा दिया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। और क्या कह के लगाया था? आंतरिक क्या? इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या? इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक क्या चल रहा है? अशांति चल रहा है, इसलिए हमने लगा दिया नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बट ये इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, आंतरिक जो अशांति है, फिर इसको वर्ड को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। कौन सा? 44वें अमेंडमेंट के द्वारा, क्योंकि आंतरिक अशांति बोल के फिर तो कोई भी लगा देगा कि कुछ ना कुछ है, तो इसलिए बोला गया कि जब तक कुछ सशस्त्र विद्रोह का बात नहीं होगा, मान लीजिए आर्मी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के वर्ड्स की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 44 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति शासन आपको जो है आपका 356 में, और बिहार में पहली बार कब लगा था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, दरोगा का ही है, 1968 में लगा था, ठीक है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा और ना ही लगे, ठीक है, 360 में बताया गया। फाइनेंशियल पावर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका वित्तीय शक्ति, सबसे पहले जो मनी बिल आएगा, ठीक है, मनी बिल अगर लोकसभा में लाना है तो इसके पूर्ण विचार मतलब इससे पूछ के ही लाया जाएगा। उसके बाद जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, तो जो इससे लाने से पहले इनका ही मतलब संसद में लाने से पहले, ठीक है, इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ला रहे हैं, पहले इनको बता के, इनको समझा के फिर लाया जाता है, ठीक है। और मनी बिल भी इनको पहले पूछ के लाया जाता है, पहले इनको बता के लाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है, ये हो गया आपका मनी बिल मतलब धन विधेयक, ये हो गया आपका बजट, डेट मीन्स वार्षिक वित्तीय विवरण, डेट मीन्स बचत, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक होता है एक में आपने पढ़ा होगा 266 और एक पढ़ा होगा 267। ये क्या है? कंसोलिडेट फंड है, ठीक है। और ये क्या है? आपका कंटीजेंसी फंड है, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेट फंड जो होता है, ये तो पार्लियामेंट जब अप्रूव करेगा तभी गवर्नमेंट इसमें से पैसा निकाल पाएगा। बट एक होता है कंटीजेंसी फंड, जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि। तो ये जो आकस्मिक निधि जो है, याद रखिएगा, ठीक है, आकस्मिक निधि जो है, ठीक है, आकस्मिक निधि जो है, आपको एक बार आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि जो कंसोलिडेट फंड है ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। क्या मैंने बोला? तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसोलिडेट फंड मेंशन इन विच आर्टिकल, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 266, ठीक है। तो कंसोलिडेट फंड, ठीक है, समेकित निधि आपको याद रखना है 266, और आपका कंटीजेंसी आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि, और वो होता है आपका समेकित निधि, ठीक है। इसको और कुछ वर्ड हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो 267 में जो कंटीजेंसी फंड, ठीक है, आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है, जो कि 260। और ये जो होता है ना आकस्मिक निधि, बेसिकली ना इमरजेंसी, जब इमरजेंसी कुछ आ गया, मान लो फ्लड आ गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जब पैसे का जरूरत है भारत को, तब वो यहाँ से निकाला जाता है। और ये तभी निकाल पाएंगे कौन? जो आपका गवर्नमेंट है, जब आपका प्रेसिडेंट अलाउ करेगा। तो 110, 112 एंड 267 ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हो गया, ठीक है, ओथ पावर। अब देखिए ये तो हो गया आपका। इसके बाद अन्य शक्ति अगर कुछ हम लोग देखें तो देखिए, जो भी अगर अन्य शक्ति, आप इसको ये कर दो,
एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई भी एम्बेसडर होता है, ठीक है, एम्बेसडर आपने सुना होगा कि दूसरे देश का एम्बेसडर भारत में आता है और यहाँ का जो एम्बेसडर है, ठीक है, जो हाई कमिश्नर है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ होगा सबसे पहले ये रिपोर्ट किसको किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधिया या समझौता राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होगा। भारतीय सेनाओं का प्रधान, आप सब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि जो तीनों सेना है उसका जो मेन प्रधान कौन है, तो आपका ये यही है। राजदूत व उच्च आयुक्त को भेजना व उनका स्वागत सब जो होता है सब आपका इनके ही अंदर होता है, ठीक है। अब वीटो वाला पावर देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वीटो का शक्ति क्या होता है, तो कोई भी अगर बिल इनके पास आता है तो क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था आर्टिकल 111, इसमें हमने क्या बताया था, एसेंट टू बिल, अगर बिल को वो अप्रूव कर सकते हैं या उसको वापस भेज सकते हैं। तो वीटो पावर देखते हैं, पहला होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंत वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है इसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई आपका जो बिल आया, ठीक है, कोई एक बिल आया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, आइदर वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। बट कुछ बिल ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जिसको क्या कर देंगे, वो अपना विधायक समाप्त कर देंगे, मतलब बिल को ही समाप्त कर देंगे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, बिल को पूरी तरीके से खत्म कर देना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस पर वो साइन ही नहीं किए, ठीक है, साइन ही नहीं किए। बट ये आपका संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसमें ये पूरी तरीके से इसको खत्म नहीं कर सकते, एक बार बस पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं। अभी बस इतना याद रखना कि एब्सोल्यूट वीटो जो होगा, आत्यंतिक वीटो जो होगा, इसमें क्या कर देते हैं, वो विधेयक को, बिल को समाप्त कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर देते, एंड, खत्म खत्म, ठीक है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। अब जो ये सस्पेंसिव वीटो है आपको याद रखना है, जो ये सस्पेंसिव वीटो है आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या होगा कि सस्पेंड कर देगा, सस्पेंड मतलब क्या होता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड, तो मतलब क्या कर देगा, इसको पूर्ण विचार के लिए वो भेज देते हैं, ठीक है, वो पूर्ण विचार के लिए भेज देंगे संसद में। अभी सांसद के ऊपर है कि वो क्या करेगा, उस पर वो जो भी बोले हैं कि ये चीज चेंज करना है, करे या ना करे। अगर संसद वापस इसको इनको भेजता है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये किस केस में नहीं कर सकते हैं, मनी बिल के केस में ये चीज नहीं कर सकते। और एक है आपका, आप याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो पूरा का पूरा बिल खत्म, सस्पेंसिव वीटो इसमें क्या पूर्ण विचार के लिए भेजेंगे, बट पूर्ण विचार के देने के बाद अगर वापस आते हैं तो इनको साइन करना पड़ेगा, बट पूर्ण विचार के लिए मनी बिल नहीं भेज सकते, धन विधेयक। एक होता है पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो जो संविधान है उसमें ये नहीं बताया गया कि कोई बिल को वो कितने समय तक रख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बिल उनको अच्छा नहीं लगा, विधेयक उनको अच्छा नहीं लगा, अब वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे ना, उस पर वो साइन करेंगे ना उसको वो वापस भेजेंगे, वो अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं, मतलब अपने पास ही रख लेते हैं, इसलिए इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है, ठीक है। होल्ड इट कर लेते हैं फॉर, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये पहली बार किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, ठीक है, 1986 में जब वो प्रेसिडेंट थे। और इसका जो बिल जो आया था, विधेयक कौन सा था, तो इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट, ठीक है, जो पोस्ट जो होता है इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल एक आया था, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, बस अभी इतना याद रखना है। ज्ञानी जेल सिंह ये पहले प्रेसिडेंट है जिन्होंने ऐसा पॉकेट वीटो यूज किया था, किसके अगेंस्ट में, तो भारतीय पोस्ट संविधान संशोधन जो विधेयक आया था उसके अगेंस्ट में इन्होंने 1986 में किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र पहले और एकमात्र आपके राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले मुख्यान्याधीश, इनके बारे में आपको पूछा था, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। अब राष्ट्रपति को एक बार जल्दी, उपराष्ट्रपति को जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है हमने कहां से लिया है, तो यूएस से। प्रेसिडेंट का हटाने का प्रक्रिया यूएस से, पोस्ट उनका यूएस से नहीं लिया गया, बट वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये कहां से लिया गया है, तो यूएस के संविधान से। सबसे पहले इनका पद किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा पद के बारे में जो बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये आपका अनुच्छेद 63 में बताया गया है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अब इनका दो आर्टिकल याद रखिएगा। सबसे पहला है 64 क्या बोलता है कि ये पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष किसका होंगे, आपका राज्यसभा का। एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा हाउस है, सदन है, जिसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो उस सदन का नहीं रहते, तो आपको याद रखना है ये है आपका राज्यसभा, ठीक है। अब देखो अब यहां देखें कि ये जो है आपका आर्टिकल 64 क्या बताता है, ये क्या हो गया, पदेन अध्यक्ष। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पदेन मतलब आर्टिकल 64 में क्या मेंशन है, तो याद रखिएगा जो ये क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे आपके राज्यसभा के, मतलब पदेन अध्यक्ष होंगे आपके, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वही आपका राज्यसभा का अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, मतलब चेयरमैन बनेगा, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 65,
जैसे ही अगर प्रेसिडेंट हट जाता है तो 6 महीना के अंदर फिर से प्रेसिडेंट का क्या होगा, इलेक्शन होगा। बट जो सबसे पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा वो आर्टिकल 65 में बताया गया, वो कौन करेगा, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट करेगा। और मान लीजिए कि राज्यसभा में है, ठीक है, तो राज्यसभा में ये वोट नहीं कर सकता, कोई भी बिल आया तो वोट नहीं। बट अगर मान लीजिए कि टाई हो गया, मतलब कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में है कोई विधेयक के, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में, दोनों 50-50 हो गया, तो कास्टिंग वोट जो है ये आपका डाल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जो निर्वाचन कैसे होगा, तो देखिए पोस्ट के बारे में 63 और निर्वाचन में 3 प्लस इसमें ऐड कर देना 66। तो निर्वाचन अगेन कैसे निर्वाचन होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और गुप्त मतदान होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और इनका जो भी इनका इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो डायरेक्ट याद रखना इनका अब एकदम कनेक्ट करवा रहे हो तो जिंदगी भर कंफ्यूज करोगे। इनके इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि प्रेसिडेंट में कौन करता था, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी के आपके इलेक्टेड मेंबर, चयनित मेंबर। बट इनका क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे आपका नॉमिनेटेड हो, ठीक है, वो सब इनका में वोट डालेंगे और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। अब इनको हटाया कैसे जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा, हटाने से ही दरोगा को क्वेश्चन पूछा गया था। इनका हटाने का, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया होता है, उसका जो संकल्प जो होता है, रेजोल्यूशन जो है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बट इनका याद रखिएगा कि जो इनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाता है वो हमेशा किस में लाया जाएगा, तो संकल्प जो लाया जाएगा, रेजोल्यूशन जो लाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश पकड़ के चलना। ये रेजोल्यूशन वाला भी दरोगा में पूछा गया था कि रेजोल्यूशन का हिंदी क्या होता है, तो संकल्प। तो जो संकल्प जो लाया जाएगा, रेजोल्यूशन जो लाया जाएगा, ये हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाएगा। तो याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है वो राज्यसभा में ही लाया जाता है। बट हाँ, इसको आपको नॉर्मली आपको लोकसभा से भी पास कराया जाता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट तो कौन करता है, पूरा संसद करता है, लोकसभा राज्यसभा करता है इनको हटाने में। बट जो संकल्प जो लाया जाता है वो राज्यसभा में ही सिर्फ लाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है आपका, ये सब हो गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगा, सिंपल भारत का नागरिक 35 साल का प्रेसिडेंट लोकसभा बनने के लिए क्या हो, योग्य हो, लोकसभा का मेंबर बनने का योग्य हो, और ये क्या हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक ये रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति या उनके, मैंने क्या बोलता है, राष्ट्रपति, इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, अच्छे से याद रखें, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको सौंपेगा, ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को ये क्या करेगा, ये रेजिग्नेशन देगा और राष्ट्रपति इसको रेजिग्नेशन देगा। वेतन कितना है, 4 लाख है, और कहाँ से दिया जाता है, तो आपका समेकित निधि से, दैट मीन्स आपका कंसोलिडेट फंड से दिया जाता है। त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। और संकल्प वाला मैंने बता दिया कि राज्यसभा तत्कालीन हटाए जा सकता है, तो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा में भी सहमति जाना चाहिए और 14 दिन पहले इनको सूचना देना होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे ये होगा हमारा संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ये वन शॉट पॉलिटी का ये नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आप दरोगा दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, बीएसएससी दे रहे हो, ये वन शॉट जो आपके लिए वीडियो रखा गया है उसको आपको देखना है। और सबका पीडीएफ आपका श्योर सिलेक्शन बैच में डाल दिया गया है, लिंक उसका नीचे है। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँ एकदम शांतिपूर्वक देखना है और उसको समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग संसद का बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग संसद का बात करें तो ये जो है आपका विधायिका, डेट मीन्स आपका लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है। लेजिस्लेटिव का पार्ट मतलब जो देश के लिए कानून बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो आपका संसद में बनेगा। इसीलिए सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला अगर विधायिका का अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो वो है आपका संसद। तो संसद किसका भाग है, तो विधायिका का, डेट मीन्स लेजिस्लेटिव का। और यहाँ क्या होता है, तो देश के लिए बेसिकली कानून बनता है। अगर हम लोग संसद का अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि इसका कितना सदन है, तो आपको याद रखना है, अगर सदन का बात करूँ तो 3
सदन का अगर मैं बात करूं तो 2 इसके सदन है, बट इसके पार्ट्स के मतलब कितना भाग है इसका, तो बोलोगे 3। तो इसके 2 कौन से सदन है, तो एक है आपका लोकसभा है, दूसरा है आपका राज्यसभा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 2 इसके सदन हो गए, हाउस हो गए, ठीक है। तो कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि इसके कितने आपके, ठीक है, पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमने इससे पहले पढ़ाया, प्लीज़ उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा का, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं संसद। संसद का जो जिक्र है या संसद का जो गठन के बारे में जो बात किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 79, पूरा का पूरा मैंने आर्टिकल आपको, पूरा का पूरा आपका जो संविधान है उसको मैंने आर्टिकल के थ्रू कराया है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो। तो संसद का जो जिक्र है वो 79 में है। कितने इसके पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट है, इसका अंग है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और कितने इसके सदन है, तो 2 सदन है आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए, तो लोकसभा का बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 81 में, ठीक है। और राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो आपका 80 में। तो ये था आपका बेसिक कि संसद बेसिकली क्या है। तो 79 में संसद के बारे में बताया गया है। 3 भाग है इसका, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और 2 इसके सदन होते हैं, एक है लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपका लोकसभा का, क्योंकि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यही है। लोकसभा, इसको हम लोग प्रथम सदन बोलते हैं, इसको हम लोग निचला सदन बोलते हैं। एक होता है उच्च सदन, एक होता है नीच सदन, निचला सदन। तो इसका प्रथम सदन के साथ साथ इसको निचला सदन बोलते हैं। इसको हम लोग युवाओं का सदन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 याद रखिएगा, प्रथम सदन, निचला सदन, युवाओं का सदन भी बोलते हैं। और ये कभी भी विखंडित किया जा सकता है, मतलब इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बट जनरली ये 5 साल तक चलता है। इसमें 5 साल तक MP लोग चुन के आते हैं 5 साल के लिए। अगर इसका देखा जाए कि इसमें कितने अधिकतम हो सकते हैं, तो पहले ये 552 था, बट मैंने आपको बताया था कि 104 अमेंडमेंट आया था, बस सुनते हुए चलिएगा। 104 अमेंडमेंट आया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो आपका ये दो लोग क्या, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। क्या किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है। और ये 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट जो किया जाता था, इसको 104 अमेंडमेंट 2019 के द्वारा हटा दिया गया है। तो अब मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, आप बोल सकते हो मैक्सिमम कितने सीट है आपके लोकसभा में, तो आप बोलोगे 550। बट अभी जिसे वर्तमान पे कितने सीटों के लिए इस पे क्या होता है, आपका वोटिंग होता है, तो 543। पहले कितना था ये 545, क्योंकि 2 लोगों को हटा दिया गया। जिसमें आपको याद रखना है कि 19 जो MP है वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, और बाकी जो 524 है ये आपके राज्य से। तो ये समझने के लिए, ये बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आप अभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैक्सिमम सीट जो है 550 है, वर्तमान में 543 है, जिसमें कि 19 लोग जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, ठीक है। अब किस में कितना सीट है केंद्र शासित प्रदेश, डिटेल वाले में हम आपको बताएंगे, यहाँ मेन पॉइंट्स पे सिर्फ बात करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, जो कि 104 अमेंडमेंट 2019 से ये समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा के बारे में, हमने बात किया, उसका बताया कि कितने लोग, कंपोजिशन उसका क्या है। अब देखते हैं कि इनका सदस्यता का, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी होता है, क्या क्या, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए आपका लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। सबसे पहले अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हो तो आपका, ठीक है, उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार देखोगे तो लोकसभा में 25 साल चाहिए होता है, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए होता है, और आपका गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट के लिए कितना चाहिए होता है, 35 साल। एकदम अच्छे से याद रखना, लोकसभा के लिए 25 साल, ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 साल, और गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। और पंचायती राज, जो पंचायती राज सिस्टम मैंने पढ़ाया था, अगर उसमें किसी पद पे आपको खड़ा होना है तो 21 साल से कम आपका एज होना पड़ेगा। उसी प्रकार से लोकसभा किसके इक्वल होता है, राज्य, अगर हम लोग राज्य के साथ इसको कंपेयर करें तो ये विधानसभा के इक्वल होता है। तो विधानसभा भी हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में। देखिए, तो विधानसभा के इक्वल होता है, और विधानसभा में मिनिमम कितना, 25 साल आपका होना ही होगा। उसी प्रकार से विधान परिषद के लिए आपका 30 साल कम से कम होना होगा, ठीक है। अगर हम लोग लोकसभा का बात करें, ठीक है, तो
तो लोकसभा का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा ये एक अस्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है और मेनली ये 5 साल तक चलता है। बट ये 5 साल से पहले भी क्या किया जा सकता है, विखंडित मतलब इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे किया जा सकता है, मतलब इसको खत्म किया जा सकता है। तो आर्टिकल 85 में बताया गया है कि इसको कौन विखंडित कर सकता है, ठीक है, 5 साल से पहले भी। तो प्रेसिडेंट कर सकता है आपका काउंसिल ऑफ मंत्रिपरिषद के आपके सलाह पे। तो ये भी याद रखिएगा आर्टिकल 85, ठीक है। अस्थायी सदन है, मैंने आपको बताया था। प्रथम सदन ही बताया था, प्रथम सदन या निम्न सदन इसका ही है। और बोले कि उच्च सदन किसको बोला जाता है, तो राज्यसभा को, ठीक है। तो निम्न सदन और प्रथम सदन सॉरी, अस्थायी सदन हो गया, ठीक है, प्रथम सदन हो गया, निम्न सदन हो गया, जनता का सदन। क्योंकि जनता, इसमें जो लोग चुन के जाते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा, जैसे लोकसभा का मेंबर आप अपने क्या अपना एमपी चुनते हो ना, तो क्या वो डायरेक्ट है, मतलब जनता का सदन है ये, ठीक है। और युवाओं का सदन है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम एज जो होता है 25 साल के अगर आप हो तो आप बन सकते हो, ठीक है। अब देखिए कार्यकाल अगर देखते हैं तो इसमें और कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कार्य मतलब सामान्यतः 5 साल तक ये चलता है प्रथम सत्र की तारीख से, बट हमने क्या बताया 5 साल से भी पहले भी इसको विखंडित किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 85 के थ्रू प्रेसिडेंट कर सकता है मंत्रिपरिषद के सलाह पे, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब याद रखिएगा मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन, इसमें ये क्या कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा 6 साल होगा। बट फिर से क्या किया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया था, फिर से इसका क्या कर दिया गया था, 5 साल इसका फिर से टाइम पीरियड कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। 42वां संविधान संशोधन मैंने बहुत बार बताया क्या है, ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 3 शब्द जो है सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो है, ठीक है, ये तीनों जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपके उद्देशिका मतलब प्रियम्बल जो है उसमें जोड़ा गया था। प्रियम्बल में बस एक बार ही क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, और जिसमें कि सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 शब्द जो है इसमें आपका जोड़ा गया है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या हुआ था, आपका मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था। क्योंकि जो हमारा, याद रखिएगा, हमारा जो ओरिजिनल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है। क्या था, मूल कर्तव्य नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है आपका भाग 4A में, और आर्टिकल कौन सा था, तो 51A। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। और जो ये मूल जो आपका ये जो मूल कर्तव्य है जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, हमने कहाँ से लिया है, तो आपका रसिया से। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे 10। और 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज किससे जुड़ा, तो 11 जो आपका 11 फंडामेंटल, अभी कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है। 11वां जो जुड़ा था वो 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जुड़ा था, जिसमें 21A आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आपका एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य जो दिया गया था एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, आर्टिकल 21 जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, और आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 86 से। तो ये बेसिक था, यहाँ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको बताया। उसके बाद लोकसभा का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए लोकसभा में क्या होता है कि आपका जो लोकसभा क्या है कि डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष। मैंने बताया यहाँ लोग कैसे डायरेक्ट चुन के आते हैं, कैसे, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 326, आपको पूछा जाता है कि जो राइट टू वोट, ठीक है, वोट डालने का जो अधिकार है किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 326 में है, क्या है आपका वोट डालने का अधिकार मेंशन है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 326। तो जो भी एमपी चुन के आएंगे आपके लोकसभा में उसको कौन नियुक्त करेगा, हम लोग करते हैं, इसीलिए जनताओं का सदन कहा जाता है। और ये क्या है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इसका इलेक्शन होता है एमपी का, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन मतलब प्रत्यक्ष मतलब क्या, जिसमें डायरेक्टली आम जनता जो है भाग लेते हैं इलेक्शन में, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था, एक अमेंडमेंट आया था 61 अमेंडमेंट 1989 में, ये इंप्लीमेंट हुआ था 61 अमेंडमेंट 1989, जिसमें क्या है जो आपका वोटिंग का जो एज है, पहले क्या था 21 साल था, ठीक है, बट उसको 18 साल कर दिया गया। तो पूछा जाएगा कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग का जो एज है वो 21 से 18 कर दिया गया, तो आपको याद रखना है ये है 61 अमेंडमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ कुछ समझाया, आप यहाँ ध्यान से समझो। हमने बताया कि जो लोकसभा में जो लोग चुन के आते हैं वो डायरेक्टली हमारे द्वारा चुना जाता है एमपी, ठीक है। बट यही जब हम लोग राज्यसभा का बात करेंगे, राज्यसभा का जो आपका इलेक्शन होता है, ये दरोगा में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जो आपका राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब जो भी लोग, जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने लोग बैठेंगे, तो 245 बैठेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका मैंने
245 आगे हम बात करेंगे। इसमें राज्यसभा में 250 मैक्सिमम होता है, बट अभी जो वर्तमान में कितने सीट पे इलेक्शन होता है तो 245। तो ये जो 245 है, जो लोग इसमें आएंगे, ठीक है, इसको कैसे आएंगे, उसको हम नॉमिनेट नहीं करते, हम जाके उसको वोट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट वोटिंग होता है। कैसे होता है तो देखिए, जो भी आपके जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, चाहे वो किसी राज्य का हो, एकदम केयरफुली सुनना, ठीक है, जो भी किसी राज्य का हो, स्टेट का हो, चाहे आपका कोई यूनियन टेरिटरी का हो। मान लीजिए कि जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया। जैसे दिल्ली से आपका 3 लोग आते हैं राज्यसभा में, पुडुचेरी से 1 लोग आते हैं, और आपका जम्मू कश्मीर से 4 लोग आते हैं। तो जितने लोग भी चुन के आएंगे, चाहे कोई यूनियन टेरिटरी से आए, ठीक है, यूटी से आए, या आपका स्टेट से आए, वो चुन के कैसे आएंगे राज्यसभा में, तो वो जो चुना जाता है वहाँ के वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर है, जो चयनित मेंबर है, जो एमएलए है, सिंपल भाषा में जो एमएलए है, वही क्या करता है, आपका चुन के भेजता है आपको, किसको, राज्यसभा को, मेंबर को। इसीलिए राज्यसभा जो है बेसिकली किसका है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो राज्यसभा में जो लोग आके बैठते हैं बेसिकली वो किसी ना किसी स्टेट के होंगे, तो राज्यसभा में जो बैठे हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपका राज्यसभा है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते, और उसको चुन के कौन भेजते हैं, तो जो एमएलए है, उस राज्य का जो एमएलए है, जो चयनित होके आया है, ठीक है, क्योंकि एमएलए को हम लोग चुनते हैं और एमएलए फिर इन लोग को चुनता है, तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। एकदम ध्यान रखना, छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। देखो एक पॉइंट आता है, देखो जिसके राज्य में जितना लोकसभा सीट होगा, जैसे कि आप मान लो कि आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट है, नीचे हमने लिखा भी होगा, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, कितना है आपका 80 लोकसभा सीट है, ठीक है, 80 लोकसभा सीट है। तो सब लोग क्या बोलेगा कि हमारे यहाँ लोकसभा सीट बढ़ा दीजिए, हमारे यहाँ लोकसभा सीट बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिसका लोकसभा का सीट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, वो स्टेट उतना पावरफुल होगा, क्योंकि एमपी से ही डिसाइड होता है आपका पीएम। तो इसके लिए क्या किया गया, एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, इसमें यह बताया गया कि जो एक बार, ठीक है, क्या लाया गया, तो लाया गया आपका 84 अमेंडमेंट 2001, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अमेंडमेंट के थ्रू क्या कहा गया कि जो सीट एक बार बट गया है, ठीक है, 2026 तक वही सीट रहेगा। क्या बोला गया कि 2026 तक क्या रहेगा, जो अभी आपका सीट चला हुआ आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए यूपी में 80 है, बिहार में 40 है, ठीक है, तो वो सीट 2026 तक वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और ये जो सीट है, जैसे बिहार में 40 है, ठीक है, यूपी में आपका 80 है, ये जो कौन से सेंसस पे है, ठीक है, कौन से जनगणना पे बेस है, तो 1971 के जनगणना पे बेस है। फिर से परिसीमन कमीशन फिर से बैठेगा और फिर से पूरा ये चीज़ रीऑर्गेनाइज होगा, बट अभी जो भी होगा 2026 तक अभी कोई चेंज नहीं होगा। जो आपका 1971 का जो जनगणना हुआ तो उस हिसाब से जो सीट तय कर दिया गया है, जैसे बिहार में 40 है, यूपी में 80 है, वही रहेगा। तो याद रखिएगा, सीटों का आवंटन जो हुआ है वो 1971 के जनगणना पे से है और 2026 तक यही रहेगा। और ये कौन से आपका जो संविधान संशोधन है जिसमें बताया गया है, तो 84 जो संविधान संशोधन है उसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लोकसभा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने लोकसभा के बारे में हर चीज़ बात किया, एक जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, इसके चेयरमैन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। तो लोकसभा के जो स्पीकर है उसके बारे में सबसे पहले, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसका चयन कैसे होता है। जैसे राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो डायरेक्टली पदेन अध्यक्ष हो जाता है, किसका, आर्टिकल 64 में बताया गया है, 64 और 89 में बताया गया है कि जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो आपका राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। बट जो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, जो लोकसभा का चेयर बोलो, स्पीकर बोलो, ठीक है, वो जो होगा आपका, उसको चयन किया जाता है। आपका मान लीजिए कि नया एमपी लोग चुन के आए, ठीक है, तो उसी एमपी में से क्या होता है, एक को क्या हो जाता है, सब लोग चुन के भेज देते हैं आपका उस एमपी में से। मान लीजिए कि 545 सीट पे 545 लोग मतलब चुन के आए हैं, तो उसमें से एक किसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, वो लोकसभा के लोग ही उसको चुन के भेजते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऐसे बताने का जरूरत नहीं है कि जो भी स्पीकर बनेगा ज़्यादा चांसेस है क्या कि वो रूलिंग पार्टी का होगा। अब क्यों हुआ, क्योंकि रूलिंग पार्टी का एमपी ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद याद रखिएगा जो ये त्याग पत्र देगा, ये तो चयन का बात किया कि लोकसभा स्पीकर का कैसे। और याद रखिएगा लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो बताया गया कौन से अनुच्छेद में, 93 में बताया गया है,
ठीक है। ये त्याग पत्र किसको देगा, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से। देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष को नियुक्त करना है तो वो लोकसभा का मेंबर ही करेगा, और उसको हटाना है तो वो भी लोकसभा का मेंबर ही करेगा। बट यहाँ याद रखना कि जब भी हम लोग राज्यसभा का बात करेंगे तो उसका चेयरमैन कैसे चुनाएगा, जो उसका क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा वही उसका चेयरमैन होगा, आर्टिकल नंबर 64। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलता है, ठीक है, महीना का, वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप के लिए नहीं मिलता है, वो मिलता है आपका राज्यसभा का चेयरमैन के रूप के लिए। कितना मिलता है, 4 लाख मिलता है, याद रखना। और इसको वाइस प्रेसिडेंट को हटाएंगे कैसे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि देखिए, लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो लोकसभा के लोगों के द्वारा ही हटा दिया जाएगा। बट राज्यसभा के अगर स्पीकर को हटाना है तो सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया जाएगा, और वो हमेशा राज्यसभा में ही संकल्प लाया जाएगा, और यहाँ से ये संकल्प लाया जाएगा सिर्फ राज्यसभा में, याद रखना। और इसको नॉर्मल तरीके से लोकसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। मतलब अगर राज्यसभा में, अगर राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको हटाना है तो पार्लियामेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। बट लोकसभा में सिर्फ लोकसभा का वही इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि जैसे कि कोई बिल आता है तो जिसपे वोटिंग होता है, तो वोटिंग क्या होता है, तो नॉर्मली जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उस पर वोट नहीं कर सकता है। बट मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन हुआ 50% लोग इधर हो गए, 50% लोग इधर हो गए, तो इस कंडीशन जब टाई हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है, बीच में लोकसभा का स्पीकर कास्टिंग वोट डाल सकता है, निर्णायक मत डाल सकता है, याद रखिएगा। बट इसको जब पद से हटाने का बात आएगा तो उसमें ये वोटिंग नहीं करेगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट है जो मैं आपका लोकसभा स्पीकर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका पावर देखो। सबसे पहला, कोई बिल, कोई भी विधेयक जो है आपका, कोई भी बिल और कोई भी विधेयक जो है आपका, कोई भी बिल और कोई भी विधेयक जो है आपका, वो धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। कास्टिंग वोट इसको डालने का क्या है, इसका पावर है कास्टिंग वोट डालने का, जो कि अनुच्छेद 100 में बताया गया है, ठीक है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है ये डायरेक्टली इसके अंदर ही होता है। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का जो सेक्रेटरीट होता है ये डायरेक्टली इसके अंदर ही होता है, याद रखिएगा। और जो आपका संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है, इसका क्या अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये आपका लोकसभा का स्पीकर ही करेगा, अनुच्छेद 118 में बताया गया। बट जो ज्वाइंट सिटिंग है, याद रखिएगा, जो ज्वाइंट सिटिंग है, जो इसको बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग किस में मेंशन है, तो 108 में मेंशन है आर्टिकल। इसको बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट। बट इसका चेयरमैन कौन बनेगा, तो आपको याद रखना है आपका लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। एक प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो मैंने बोला कि 545 लोग आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो सबसे जो वरिष्ठ होते, ठीक है, उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ये क्या करता है, तो जितने भी एमपी आते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। जो भी एमपी आते हैं, ठीक है, तो उनको शपथ दिलाने में ये हेल्प करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए हेल्प करते हैं। और बाद में क्या होता है, परमानेंट स्पीकर चुन लिया जाता है, तो ये खुद ब खुद हट जाता है। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो जो लोग चुन के आते हैं जो इलेक्शन के बाद, ठीक, उसी में से जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको चुन लिया जाता है एज ए प्रोटेम स्पीकर। और मेन काम क्या होता है इसका, जो नए एमपी चुन के आए हैं, ठीक है, उनको ये शपथ दिलाता है और बाद में मेन स्पीकर जो है चुन लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेन स्पीकर होगा, ठीक है, जो मेन स्पीकर होगा उसका इलेक्शन का डेट कौन फाइनल करता है, तो याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट करता है। तो ये थोड़ा एक डीपली 1-2 क्वेश्चंस रहता है, तो डीपली के लिए डीपली अलग है, ठीक है, पीडीएफ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा को पहले भी विखंडित किया जा सकता है, आहूत और सत्रवासन, मतलब लोकसभा का स्टार्टिंग और अंत कौन करता है, तो वो आपका प्रेसिडेंट करता है। और बीच में भी इसको खत्म किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 85। प्लीज़ पहला पार्ट इसका जरूर देख लीजिएगा, जिसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद एक कोरम में क्या बोलता है कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, इसको चलाने के लिए कम से कम जितने लोग हैं उसमें, उसका कम से कम 1/10वां भाग होना चाहिए, ठीक है, तो वो यही है। उसके बाद ये देखिए, जो लोकसभा जो है, ठीक है, आपातकाल के समय में एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है संसदीय, मतलब उसमें आपको बिल ला के उसमें पास करवाना होता है, ठीक है। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो संसद है उसका कितना सत्र होता है, कितना सेशन होता है, तो बोलना टोटल 3 सेशन जो है आपका संसद का होता है। कितना, 3 सेशन होता है। और अगर मैं बोलूँ कम से कम साल में कितनी बार,
ठीक है, संसद का सेशन होना ही होना है। तो कम से कम याद रखिएगा आपका साल में, ठीक है, वंस इन ए 6 मंथ, मतलब 6 महीना के अंदर कम से कम एक सत्र तो होना ही है। दैट मीन्स साल में कम से कम 2 सत्र तो होना ही है। और कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। बजट वाला सत्र होता है जो कि सबसे लंबा सत्र होता है, उसके बाद मॉनसून वाला होता है और उसके बाद विंटर वाला होता है। विंटर वाला सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा जो होता है बजट सेशन होता है। 3 सेशन होता है, कम से कम साल में 2 बार मिलना अनिवार्य है, ठीक है। और सबसे बड़ा बजट सेशन, सबसे छोटा विंटर सेशन। अगर देखें लोकसभा का तो सबसे ज़्यादा जो मेंबर है वो आपका यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 है और उसके बाद बिहार में 40 है। याद रखिएगा। इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो जीवी मावलंकर। आपको पूछा जाएगा कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। पहले ओमेन कौन बनी थी? तो मीरा कुमार। और पहले एसटी कौन बने थे इसके स्पीकर? तो पी.ए. सांगवा बने थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उसको बस आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, राज्यसभा का अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो लोग यहाँ चुन के आएंगे, मैंने अभी बहुत अच्छे से समझाया आपको, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो राज्यसभा का मेन जो चीज़ होता है ना, इसका पावर से पूछा जाता है। इसका पावर क्या क्या होता है, क्या लोकसभा से कहीं इसका भी पावर है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, एकदम दरोगा में छपता है यहाँ से, ठीक है। और बिहार पुलिस में तो क्या ही बोलोगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, सब आपके वीडियो से रहेंगे। अब देखो, जो राज्यसभा है इसमें मैक्सिमम लोग 250 हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे कि हमने बताया तो उसमें कितना हो सकता है आपका 545 हो सकता है, तो इसमें 250 हो सकता है, ठीक है। अब ये 250 में क्या होता है कि 12 लोग जो है आपका यूनियन टेरिटरी से होते हैं, मतलब यूटी से होते हैं। बाकी जो होंगे 238 जो होंगे आपके राज्य से होंगे, ठीक है। बट अभी वर्तमान में कितना है, तो 245 है, जिसमें कि 8 केंद्र शासित प्रदेश से और आपका जो बाकी जो है राज्य से। अब देखो, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर को 4 सीट है, आपका दिल्ली को आपको 3 सीट है और पुडुचेरी को आपको 1 सीट है। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो। तो बेसिकली हमने देखा, सबसे पहले राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 80 में, ठीक है। और 81 में कौन है अनुच्छेद में, तो आपका लोकसभा है। आप देखिए सबसे, अब उससे बस कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये इसका कैसा है, तो स्थायी सदन है, ये मतलब खत्म नहीं होता है। इसको क्या बोला जाता है, बूढ़ों का सदन बोला जाता है, या इसको उच्च सदन बोला जाता है। बूढ़ों का सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। बूढ़ों का सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। या द्वितीयक सदन बोला जाता है, सेकेंडरी सदन बोला जाता है। प्राथमिक सदन किसको बोला जाता है, आपको लोकसभा को। याद रखना, बूढ़ों का सदन, उच्च सदन या सेकेंडरी सदन, ठीक है। और ये कभी भी क्या होगा, विखंडित नहीं होगा। याद रखना, कौन सा है जो विखंडित नहीं होता है, तो राज्यसभा जो है विखंडित नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा। इसमें जो लोग होंगे उसके कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। और जो लोकसभा में होते हैं उनके मेनली 5 साल होता है, और यहाँ जो होता है इसका 6 साल होता है। याद रखिएगा। हर दूसरे साल क्या होगा, 6 साल। देखिए मान लीजिए 245 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो लोग हैं उनके कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। बट इसमें से हर दूसरे साल क्या होगा, 1/3 लोग क्या होता है, रिटायर होते रहते हैं। 1/3 लोग रिटायर, तो कार्यकाल 6 साल, हर दूसरे साल 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी। देखिए, और इलेक्शन, सबसे पहले एज कितना चाहिए होगा, जो मैंने आपको बताया 30 साल चाहिए होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और कैसे इलेक्शन होगा, मतलब क्या होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से इसका इलेक्शन होगा। और कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, जो आपका विधानसभा का जो मेंबर है और यूनियन टेरिटरी का जो मेंबर है वो क्या करता है, वही लोग क्या करता है, चुन के आपको कहाँ भेजता है, आपको राज्यसभा में लोगों को चुन के भेजता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा एंड यूनियन टेरिटरी क्या करता है, वो क्या करता है, राज्यसभा का मेंबर नियुक्त करता है। जैसे कि देखो, बिहार में क्या है, लोकसभा का कितना है, लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का कितना है 16। तो ये जो 16 लोग जो चूज करेंगे, 16 लोग जो आपका बिहार को आपको राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ से चुने जाएंगे, तो विधानसभा के जो लोग होते हैं, जो आपके चयनित जो लोग होते हैं, वही ये 16 आदमी को चुन के भेजेंगे आपके राज्यसभा में। समझ में आया, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब देखो, राज्यसभा का कुछ ऐसा पावर है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि अगर वो चाहेगा तो इसको बहुत चीज कर सकता है। सबसे पहला पावर, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस 312, ऑल इंडिया अखिल भारतीय, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय जो सर्विस होता है, ठीक है,
तो अगर कोई भी जैसे कि आईएएस है, ठीक है, आईपीएस है और एक आईएफएस है, ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। अगर कोई भी, अगर आपको नया कोई भी ऑल इंडिया सर्विस अगर आपको क्रिएट करना है तो रेजोल्यूशन को, जो प्रस्ताव को आपको राज्यसभा से पास करवाना ही होगा। अगर आप नहीं करवाते हो तो वो जो है अखिल भारतीय जो नया ऑल इंडिया सर्विस आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो नहीं होगा। पहला पावर। दूसरा पावर, मान लीजिए, ठीक है, कि राज्यों के मतलब देश के हित में, ठीक है, देश के हित में कोई, कि देखिए जो राज्य सूची हो, देखना आपने पढ़ा होगा संघ सूची, एक पढ़ा होगा राज्य सूची। तो मान लीजिए कि अगर राज्य सूची में अगर किसी को कोई कानून बनाना है तो राज्य बनाएगा, बट अगर कोई देश का हित का बात आता है तो राज्य सूची में भी क्या होगा, आपका जो संसद है, दैट मीन्स जो लोकसभा है, वो राज्य सूची में भी आपका क्या लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। किसके, जब देश के हित का बात आएगा, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट का बात आएगा। ये किस अनुच्छेद में बताया हुआ है, 249 में बताया हुआ है। बट ये तभी बना पाएगा जब राज्यसभा क्या करेगा, उस प्रस्ताव को, ठीक है, ठीक है, लोकसभा ने तो पास कर दिया, फिर राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में कम से कम वो 2/3 से पास होना चाहिए। तो सिंपल 249 में क्या बताया गया है कि जो संघ है, जो आपका पार्लियामेंट या संसद जो है क्या है, वो राज्य सूची में कानून बना सकता है अगर आपका देश का हित का बात आए और उसको राज्यसभा जो है 2/3 से उस प्रस्ताव को पास कर दे। और दूसरा आपको याद रखना है 252, इसमें क्या बताया गया है, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य अगर क्या करती है, अगर रिक्वेस्ट करती है आपके संसद को या यूनियन को या संघ को कि आप राज्य सूची में क्या बनाइए, आप कोई कानून बनाइए, तब भी वो कानून बना सकता है। कौन, आपका यूनियन, पार्लियामेंट, संसद। तो 249 और 252 किससे रिलेटेड है कि राज्य सूची में पार्लियामेंट क्या बना सकता है, आपका लॉ बना सकता है राज्य सूची में। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको, हमें राज्यसभा का परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। और 312 यहाँ भी। अब देखो 248 आर्टिकल क्या बोलता है, याद रखना। देखिए कुछ शक्ति जो होती है राज्य सूची में होती है, कुछ शक्ति जो होते हैं आपका संघ सूची में। कुछ ऐसी शक्तियां ना वो राज्य सूची में है ना ही वो संघ सूची में है, ठीक है। तो जब वो ना ही राज्य सूची में है ना ही वो आपका संघ सूची में है तो वैसे शक्तियों को बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट शक्ति, दैट मीन्स रेसिड्यूअरी पावर। तो जो रेसिड्यूअरी पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, वो संसद में निहित होती है या कह सकते हो संघ में निहित होती है। याद रखना, या सिंपल जो अवशिष्ट शक्तियां होगी वो आपका संसद के पास होगी या आपका सिंपल आपका संघ के पास होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और 251 याद रखना कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट जो लिस्ट है, आपका जो स्टेट लिस्ट है, जो राज्य सूची है, उसमें इमरजेंसी के समय भी लॉ बना सकता है। तो 248, 250 एंड 252 ये राज्य सूची से रिलेटेड है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 312 याद रहेगा। चलिए, अगर इसको हटाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिमूवल रेजोल्यूशन, राज्यसभा के अगर चेयरमैन को हटाना है तो हमेशा याद रखना इसका प्रस्ताव कहाँ आएगा, हमेशा प्रस्ताव सिर्फ आपका राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, बस उसको लोकसभा से नॉर्मली पास करवा लेना होगा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट ए मेंबर ऑफ, और ये भी याद रखना कि जो आपका राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका चेयरमैन, ठीक है, उस सदन का हिस्सा नहीं होता है, तो आपको याद रखना है ये है आपका राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है। और याद रखिएगा इसको भी निर्णायक मत देने का, कास्टिंग वोट देने का पावर होता है। ये सब चीज़ दिमाग में रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 आपको आर्टिकल के बारे में बताया था। एक है इसका पदेन अध्यक्ष, मतलब जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। किसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, आपका राज्यसभा का हो जाएगा। ये चीज़ आपको मैंने पहले समझाया, पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा मैंने 65 में मैंने आपको क्या बताया था कि ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट होता है। किसका टेम्पोररी, मतलब टेम्पोररी प्रेसिडेंट ये बन सकता है अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से हट जाता है। तो 6 महीना का जो ये वैकेंट पीरियड होता है, 6 महीना के अंदर इलेक्शन करवाना होता है प्रेसिडेंट का, तो उस समय क्या है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट ये बन सकता है, अनुच्छेद 65, ठीक है, याद रहेगा। राज्यसभा का मतलब सभापति, ठीक है। रिजोल्यूशन कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है ये चीज मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडिया सर्विस के लिए मैंने बता दिया कि इसके पास स्पेशल पावर होता है, 2/3 से उसको राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा किसी प्रस्ताव को, तभी आपका ऑल इंडिया सर्विस कोई क्रिएट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी अगर विधेयक आता है, ठीक है, ये सब इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया नहीं जाएगा, बस सुन लीजिए इसको, ठीक है। बहुत अच्छा, मेंस तक आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर बिल आप किस तरीके का होगा, 3 तरीके का बिल हो सकता है। आइदर वो धन विधेयक हो सकता है,
ठीक है। या आपका मतलब धन विधेयक किसका पार्ट है, मतलब ये धन विधेयक किसका पार्ट है, धन विधेयक आपका वित्तीय विधेयक है। मतलब हर एक धन विधेयक वित्तीय विधेयक हो सकता है, पर हर एक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। तो मतलब जो मनी बिल है बेसिकली किसका पार्ट है, फाइनेंशियल बिल का, फाइनेंशियल विधेयक का। एक होता है, ये तो एक हो गया मनी बिल, ठीक है। दूसरा जो होता है, एक होता है आपका नॉर्मल बिल, जो नॉर्मल है, कोई किसी नॉर्मल बिल, ठीक है, जिसका नॉर्मल बिल मतलब क्या, ना ही वो पैसा से रिलेटेड है और ना ही वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो तीन तरीके का बिल हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल बिल में। तो नॉर्मल बिल याद रखिएगा, नॉर्मल बिल अगर लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा उसको कितने दिन तक रख सकता है, तो राज्यसभा उसको 6 महीने तक होल्ड करके रख सकता है, 6 महीने तक होल्ड करके रख सकता है। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। पर ये कितने दिन तक नॉर्मल बिल को होल्ड करके रख सकता है, तो 6 महीने तक, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, ये दरोगा का मेंस में 2400 का मेंस में आया था, ठीक है, वहाँ 14 दिन भी लिखा हुआ था। दूसरा है कि जो धन विधेयक है, डेट मीन जो मनी बिल है, मनी बिल को कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक मैक्सिमम वो रख सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया है, ठीक है। अब एक आता है संविधान संशोधन। अब याद रखिएगा, जब भी हम लोग संविधान संशोधन का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, सेम पावर होता है लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। अभी आपका एएसआई का या किसी जो दरोगा का एग्जाम में पूछा गया था, लोग कंफ्यूज किए होंगे, याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक जो है पास नहीं करता है तो वो संविधान संशोधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन में क्या होता है, इक्वल पावर होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा का। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका मनी बिल है, ठीक है, धन विधेयक है, ठीक है, तो धन विधेयक आप 14 दिन रखिएगा, ठीक है। अगर आपको वापस करना है तो कीजिए, उसको पास करना है, नहीं भी कीजिएगा तो 14 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। पर संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा नहीं होगा। अगर राज्यसभा उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है या बोलता है कि ये नहीं, मतलब क्या, उसको पास नहीं करता है, तो संविधान संशोधन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग मनी बिल का बात करते हैं, 110 में दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। 14 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये होल्ड करके रखा जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, जो धन विधेयक होगा जिसके बारे में 110 अनुच्छेद में बताया गया है, ये ओनली लोकसभा में लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है मनी बिल। और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास अगर ये जाएगा तो प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं कर सकता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि प्रेसिडेंट से पूछ के ही आपका मनी बिल लाया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता है। और याद रखिएगा, इसमें संयुक्त अधिवेशन, मतलब मनी बिल में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 108 में मेंशन है। अब सिंपल सी बात है, इसमें लोकसभा का सिर्फ पावर होता है मनी बिल में, तो संयुक्त अधिवेशन बुला के क्या मूर्खता करना है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जब पावर रहेगा तभी ना कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें पूरा का पूरा पावर जो होता है मनी बिल में लोकसभा का होता है। दूसरा आपका एक होता है फाइनेंशियल बिल, जो कि आपका वित्त विधेयक 117 में मेंशन है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें भी आपका थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस याद रखिएगा ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है जो लोकसभा में ही लाया जाता है, और एक जो होता है दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है। अभी इतना याद रखो कि फाइनेंशियल बिल 117 में मेंशन है, और इसको क्या है कि आपका जो लोकसभा जो होता है इसको वापस भेज सकता है पूर्ण विचार के लिए, ठीक है। बट पूर्ण विचार के बाद अगर फिर से वो आता है तो उसको राज्यसभा को पास करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसको ये वापस भेज सकता है और इसमें रिकमेंड कर सकता है कि ये चीज़ अमेंड होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा, फाइनेंस बिल में क्या होता है कि इसमें आपका जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सिटिंग है, वो किया जा सकता है। उसके बाद आता है संविधान संशोधन। इसमें तो इसका फुल पावर है, ठीक है, डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देगा या उसको पास ही नहीं करेगा तो संविधान संशोधन होगा ही नहीं। और याद रखिएगा, ना ही मनी बिल में बुलाया जा सकता है आपका संयुक्त अधिवेशन, और ना ही आपका संविधान संशोधन में। क्यों नहीं बुलाया जाता? अरे सिंपल, इसको राज्यसभा का पूरा पावर है, बुला के वो डिस्कस ही नहीं करेगा, वो सीधा बोलेगा कि हमको नहीं करना है, ये अमेंडमेंट नहीं करना है, ठीक है। इसमें सेम पावर होता है, याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा को। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि मनी बिल जो है हमेशा आपका लोकसभा में ही लाया जाता है, बट जो संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये 3 तरीके का होता है। एक सिंपल होता है, एक स्पेशल होता है, और एक स्पेशल प्लस हाफ। सिंपल मतलब जितने भी लोग हैं उसमें से 50% लोग अगर मान गए, ठीक है, तो सिंपल आपका मतलब वो डिपेंड कैसे करता है कि कौन सा मतलब सिंपल वाला होगा, स्पेशल वाला होगा, या स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट वाला होगा। वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का बिल है, ठीक है। तो अगर सिंपल बिल है तो सिर्फ 50% से ज़्यादा लोगों का हेल्प चाहिए होगा, मतलब उसको पास करने से हो जाएगा। अगर स्पेशल बिल है वो, ठीक है, वो आगे बताएंगे किस में क्या होता है। स्पेशल बिल है तो उसमें 2/3 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, तभी वो पास होगा। और एक होता है, एक ऐसा बिल होता है, ठीक है, जैसे कि संविधान का पूरा ढांचा को अगर
चेंज करने का बात आ रहा है, तो उसमें पूरा का पूरा स्पेशल तो चाहिए होगा कि दोनों सदन से 2/3 से तो पास होना ही है, प्लस हाफ ऑफ जितना भी स्टेट है, मान लीजिए 28 स्टेट है, उसका आधा स्टेट को भी उस संशोधन के लिए मानना पड़ेगा। तो ये बिल पे डिपेंड करेगा, उतना टेंशन नहीं लेना। देखिए जो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बिहार पुलिस का कि कितने तरीके का अमेंडमेंट होता है, तो 3 तरीके का अमेंडमेंट होता है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो 368 में बताया गया। कौन से पार्ट में बताया गया, तो पार्ट 20 में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ है, देखिए ये संयुक्त अधिवेशन वाला एक बार देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, 108 में अनुच्छेद में बताया गया। इसका चेयरमैन कौन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर होता है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा। 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहला दहेज निरोधक विधेयक जो कि 1961 में आया था, लिख लेना। दूसरा आया था बैंक सेवा आयोग, ठीक है, विधेयक जो कि 1978 में आया था। और एक आया था पोटा, जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो अगर मैं पूछूं संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। कब कब हुआ है, तो पहला आपका जो हुआ था दहेज रिलेटेड था, तो 1961 में। दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक जो कि 1978 में है। और तीसरा आपका 2002 में प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट आया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं, देखिए इसके बारे में आपको मैं बता रहा था, एक बार देख लेते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको एक बार चीज कनेक्ट करा। देखिए जैसे हमने अभी बात किया लोकसभा का और राज्यसभा का, उसी प्रकार से लोकसभा का जैसा होता है विधानसभा और राज्यसभा का जैसा होता है आपका विधान परिषद। सबसे पहले याद रखिएगा विधान परिषद सिर्फ 6 राज्य में है, जिसमें कि KTA कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट में ही याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विधानमंडल का, मतलब स्टेट लेजिस, जैसे कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि आपका संसद का हमने बात किया था। तो संसद कौन से आर्टिकल में है, तो आपने बताया 79 में है। तो उसी प्रकार से विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर किस में है, तो 168 में है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा कितना में है, तो 170 में है। जैसे कि हमने लोकसभा का बात किया था, कितने में था, 81 में। और विधान परिषद कितने में है, तो आपका 171 में है। याद रखिएगा, जैसे कि आपका जो आपका राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है, मतलब परमानेंट सदन होता है। उसी प्रकार से विधान परिषद भी परमानेंट सदन है। ठीक है, और आपका विधानसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, जैसे कि लोकसभा होता है। तो विधानसभा का 170 में बताया गया, विधान परिषद 170। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गवर्नर का अनुच्छेद कितना है कि एक गवर्नर होगा हर राज्य के लिए, तो 153। बस उसी तरीके से आपको कंपेयर करना है लोकसभा का। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखिएगा जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम लोग 500 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो कम से कम 60 होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आपका कितना होना चाहिए, 500। जैसे कि बिहार में कितना है, तो बिहार में विधानसभा में कितना है, 243 सीट है। विधान परिषद का बात करते हैं, अनुच्छेद 171 में दिया गया है। एक अनुच्छेद याद रखिएगा 169, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 169 क्या बोलता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाना या विधान परिषद को खत्म करना, ठीक है, विधान परिषद को बनाना या विधान परिषद को खत्म करना, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, एबुलेशन एंड क्रिएशन ऑफ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो 169 में ये बताया गया है, आपको याद रखना है। अगर हम विधान परिषद का बात करें तो 3 राज्य, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी, बस ये 3 में। इसमें मिनिमम लोग कितने हो सकते हैं, 40। कम से कम कोई भी राज्य है, ऐसे बहुत सारे 2-3 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहां 40 से भी कम है, बट वो एक्सेप्शन है। ठीक है, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 1/3, 1/3 भागों, मान लीजिए कि विधान जो बिहार में कितना है, 243 है, तो जो विधान परिषद में होगा इसका 1/3 ही होगा। अच्छे से याद रखिएगा, जैसे बिहार में 243 है तो इसका जो विधान परिषद में आपका कितना है, 75 सीट है। अब ये याद रखिएगा 1/3 जो है, इसमें 1/3 में का जो है 1/6 भाग क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। देखिए अब इसमें 1/3 जो है कैसे कैसे चुन के आएंगे, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, कि 1/3 जो है विधान परिषद में, ठीक है, कहाँ से आएंगे, तो 1/3 जो होता है ये लोकल बॉडीज से आता है। ठीक है, लोकल बॉडी जैसे कि पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गया। 1/3 कहाँ से आता है, तो ये जो लेजिस्लेटिव मेंबर जो होंगे, लेजिस्लेटिव में मतलब विधानसभा के मेंबर क्या होंगे, उसको चुन के भेजेंगे। ठीक है, और 1/12 जो टीचर होंगे, ठीक है, ग्रेजुएट,
टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, और 1/12 जो होंगे ग्रेजुएट्स होंगे। यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको डिटेल में भी बाद में समझा दूंगा, यहाँ बस इतना याद रखना कि गवर्नर के द्वारा कितना मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 भाग जो होता है, जो विधान परिषद में जो चुन के आएगा, वो गवर्नर के द्वारा चुन के आएगा। याद रहेगा, याद रखना भी जितना मैंने पॉइंट्स यहाँ आपको बताया, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखिए अगर आप मान लीजिए कोई आप संसद में हो, चाहे आप एमपी हो, चाहे आप लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में, अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट रहते हो तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कॉन्टिन्यूसली अगर 60 दिन तक आप एब्सेंट रहते हो तो आपको हटा दिया जाएगा। और राज्यसभा में जो पहला, ठीक है, कोई मनोनीत होकर कोई एक्ट्रेस, पहली एक्ट्रेस जो मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, क्योंकि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो वो कौन थी? तो वो नरगिस दत्त थी। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो 3 तरीके का विधेयक होता है, देखिए 3 तरीके का विधेयक होता है, ठीक है। हमने आपको जो संविधान संशोधन जो होगा, ठीक है, 3 तरीके का होगा। पहला क्या होगा? साधारण। साधारण मतलब क्या? 50% प्लस 1 आपका अगर होगा तो साधारण हो गया, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों के क्षेत्र की सीमा और परिवर्तन, मतलब राज्यों का निर्माण करना या उसका क्षेत्र का जो सीमा है उसको कम ज़्यादा करना, तो ये साधारण आपका बहुमत से हो जाएगा। इसको सिंपल क्या बोला जाता है? सिंपल संशोधन बोला जाता है। एक होता है विशेष वाला, जिसमें क्या होता है 2/3 बहुमत आपका फेवर में होना चाहिए, जो भी मेंबर है वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस टाइप का जो विशेष वाला जो होता है वो कहाँ? जैसे मौलिक अधिकार में कुछ चेंज करना है या डीपीएसपी में चेंज करना है तब। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस, ये अगर जब भी हम लोग संघीय ढांचा, मतलब जो संघीय ढांचा है, ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो यूनियन का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, अगर उसको चेंज करना है या राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड कोई बात आ गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई स्पेशल उसमें अगर संशोधन करना है तो पहले तो ये 2/3 बहुमत चाहिए होगा दोनों लोकसभा राज्यसभा से, प्लस आधा राज्य को भी सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा दिमाग में रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तब। अब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का, ठीक है। जो भी आपका संसद है, ये क्या करते हैं? कुछ कमेटी फॉर्म करते हैं। अब कमेटी क्यों फॉर्म करती है? क्योंकि देखो पार्लियामेंट का बहुत सारा काम होता है, अब वो सब काम अकेले तो नहीं करेगी बैठ के, तो कुछ क्या करते हैं वो कमेटी फॉर्म करती है। जैसे कि पहला एक कमेटी के बारे में आपको पढ़ना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। मैंने क्या बोला? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको बोला जाता है लोक लेखा समिति या कमेटी। लोक लेखा कमेटी में 22 लोग होते हैं, याद रखिएगा। 15 लोग इसमें लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं इसमें राज्यसभा से होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो इसका चेयरमैन होता है वो लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। और हमेशा याद रखना, जो भी इसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा ऑपोजिशन का होता है। मान लीजिए कि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी का है, तो जो भी इसका चेयरमैन बनेगा ये इसके ऑपोजिशन का ही कोई मेंबर बनेगा, इसका चेयरमैन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका काम क्या होता है? तो जो भी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है अपना रिपोर्ट किसको देती है? तो याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर को देती है। किसको? लोकसभा के स्पीकर को देती है। और लोकसभा का स्पीकर फिर सदन में उसके पे चर्चा करवाएगा। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैग आपने पढ़ा होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो आपका कैग का आंख किसको कहा जाता है या कैग का बहन किसको कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो कैग का जो रिपोर्ट है उसका आप कैग क्या है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो कैग का जो रिपोर्ट होता है, मतलब कैग का सिंपल समझो कि जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो आपका कंसोलिडेट फंड से हो, मतलब आकस्मिक निधि से हो, ठीक है, या कंटीजेंसी फंड से हो, ठीक है, कंसोलिडेट फंड से हो या कंटीजेंसी फंड से हो, पैसा अगर निकाल के गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो कैग करता है, याद रखिएगा, कैग करता है। और कैग जो अपना रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देता है, और कैग अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट कहाँ करेगा? दोनों सदन में रखवाएगा। और उस रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेट कौन करता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और लोकसभा कोई अपना स्पीकर फिर अपना ये रिपोर्ट भी सौंपता है। इसीलिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका टोटल मेंबर क्या क्या पूछा गया? टोटल मेंबर जो होता है आपका लोक लेखा समिति में 22 होता है, 15 आपका लोकसभा से, 7 आपका राज्यसभा से। अपना रिपोर्ट किसको देता है? तो स्पीकर को देता है। किसका रिपोर्ट ये इन्वेस्टिगेट करता है? तो कैग का करता है। और इसका चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से एक आता है प्राक्कलन समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा कमेटी होता है, तो अब क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं, इसमें 30 लोग होते हैं, सब के सब जो होते हैं आपके लोकसभा के ही होते हैं, इसमें याद रखिएगा,
ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपने बहुत चीज़ कर लिया है, ठीक है। टोटल आप देख लीजिएगा, आपको पूरा जो भी पढ़ाया गया इसका भी PDF आपको दे दिया जाएगा श्योर सिलेक्शन बैच में, बट वीडियो देख लेना, ठीक है। जय हिंद। और कैसा लगा मेरा मेहनत आप जरूर बताइएगा। आपका हर एक शब्द मुझे एक नया ऊर्जा देता है और ये कहता है कि हाँ, आप इस तरीके से पढ़ाओ ताकि बच्चे को और समझ में आए और वो इंजॉय करके पढ़ पाए और कुछ क्वेश्चंस कुछ भी बाहर ना जाए। जय हिंद।